यस, थैंक यू। सो बेसिकली हम ये देख सकते हैं आराम से कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जैसे ही हमने ये चार्ज ड्रॉ किया, तो उस चार्ज के नजदीक वाले पॉइंट पे एक स्पीयर दिख रहा है। देखो ठीक से, ये एक स्पीयर हम देख रहे हैं। ओके, सी हियर, दिस इज द फर्स्ट स्पीयर which is drawn around the molecule or the charge, right? तो इस स्पीयर का जो पोटेंशियल है वो अलग रहने वाला है, बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है ये वाला स्पीयर, जिसका पोटेंशियल थोड़ा अलग रहेगा। उसके बाद आता है ये स्पीयर, जिसका पोटेंशियल और थोड़ा कम रहेगा, मे बी। उसके बाद फिर और एक स्पीयर, जिसका पोटेंशियल और ही कम रहेगा, एंड सो ऑन लाइक दैट वी कैन कंटिन्यू दिस फर्दर। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द लार्ज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस लाइक दिस। तो ये जो डीम डीम होता जा रहा हो जो दिख रहा है तुमको, तो दैट इज एक्चुअली द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, वी कैन सी। तो ये सब जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, they are in the form of the spheres. We can see clearly they are in the form of the spheres, and all of these spheres are just concentric to each other. concentric है, सारे spheres concentric है। और अगर यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो वो अगर देखते हो, तो यहाँ पे हमको पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। सो लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई दे रहा है। तो एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, एंड वी कैन सी क्लियरली हाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, लाइक दिस। तो ये सब हम समझ सकते हैं आराम से। अब अच्छा चलो ठीक है, एक चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, वो तो हमने कल भी देखा था, बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन अगर हम सपोज दो चार्ज या और चार्ज का सिस्टम अगर बनाते हैं, तो उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनता है, तो वो देखो ठीक से। अभी सपोज एक कूलम का चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो ठीक से। अभी हम देख सकते हैं आराम से कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस तरह से हमको मिल रहा है। देख सकते हो ठीक से। तो अब यहाँ पे अगर हम सपोज ये पोटेंशियल मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो हमको इसमें से पता चल रहा है, नो डाउट। और अभी देखो, ये जो है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी कैन सी क्लियरली दैट अभी ये दो 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 चार्जेस है। अब ये डायग्राम ठीक से देखो, हाँ। इसके ऊपर तुमको बहुत अच्छी तरह से इसमें समझ में आएगा कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस काम करता है। ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है, जो इस पॉइंट में से पास होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सरफेस पे किधर भी जाओ, पोटेंशियल सेम ही रहेगा। और कितना रहेगा? उतना ही रहेगा जहाँ जितना इस पॉइंट पे है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर, जो 16.27 वोल्ट, नो डाउट। वी कैन चेक हियर, हम ये वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। अगर हम इस पूरे लाइन के ऊपर अगर किधर भी जाएंगे, तो देखो ठीक से, पोटेंशियल जो है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट है। अभी ठीक है, थोड़ा सा हम इधर इधर हिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन देखो 16.24, यहाँ पे कितना है देखो ठीक से, 16.44। इट्स ओके, थोड़ा सा वो वो जो क्रॉस है, तो उस क्रॉस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उस कर्व पे आना चाहिए, तब जाके वो पोटेंशियल उसका उतना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये देखो ठीक से यहाँ पे 16.338। फॉरगेट अबाउट दैट डेसिमल डिजिट, 16 वोल्ट तो कांस्टेंट है, दिख रहा, इतना तो दिख रहा है कि नहीं? तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि ये सारे पॉइंट्स पे देख रहे हो ठीक से कि 16 तो कांस्टेंट है एटलीस्ट, एक्चुअली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरे कर्व पे किधर भी हम चले जाएंगे, तो भी वो 16 ही रहेगा। पोटेंशियल जो है वो एग्जैक्ट 16 का 16 ही रहेगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी अगर सपोज हमने हमको यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो देखो ये हो गया उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हमको यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है, तो ये देखो ऐसा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे अगर देखना है, तो देखो ठीक से, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यहाँ पे देखना है, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं आराम से।
So at every point we can see the equipotential surface will be like this. तो हर पॉइंट पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल। और चलो ठीक है, अभी ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा ऐसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो डाउट। इफ यू टेक द नेगेटिव चार्ज हियर, एक नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे जाके रख दिया, ठीक है, और अभी अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो देखो अभी कैसा बनता है, सी दिस। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ द positive and negative charge here. If we just, yes, see here, तो अभी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ऐसा बन गया, नो डाउट। यहाँ पे अगर हमको उसको ड्रॉ करना है, ये देखो यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है तो वो इस तरह से बन गया। तो हर पॉइंट पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, और देख सकते हैं कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है हर पॉइंट पे, नो डाउट। इवन अगर सपोज एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अगर हम तैयार करते हैं, सपोज बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है, और ये एक बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है चार्जेस का, और अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए अगर ट्राई करते हैं, देखो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक्चुअली। ओके, अगर सपोज हमको इस पॉइंट में से पास होने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, तो ये देखो ऐसा बन रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दूर है इसलिए। चलो ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, तो ये देखो ऐसा है। So in this way we can find out the equipotential surface passing through any point as we want. And if we combine all these equipotential surfaces, then we can actually get the very complicated curve, ठीक है ना, which is meaningful. And at every point the electric field will be perpendicular to that equipotential surface. देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हो तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से यात्रागुड़िक से। तो हम और थोड़ा सा सिस्टम अगर यूज करते हैं और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पॉइंट में से पास होने वाला। अगर इस पॉइंट में से पास होने वाला चाहिए तो ये ऐसा बनेगा, देखो। So here we can visualize the equipotential surface clearly, and we can understand the concept of equipotential surface here in this way. Remember. Okay, so this is all about the equipotential surface. Okay, so now go to the paper, graph paper, and now let us see the next concept in this chapter. तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के अंदर का, तो वो है डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, रिमेंबर। एंड सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली ये एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, ज़्यादा इसकी ज़रूरत एक्चुअली हमको केमिस्ट्री के अंदर पड़ती है। तो जैसे देखो अभी कोई भी जो कंडक्टर होता है या कोई भी एक मटेरियल जो होता है, इस मटेरियल के अंदर तुमको पता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। और ये भी तुमको पता है ऑलरेडी कि एटम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, नो डाउट। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, बिल्कुल, और इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते होते हैं और निगेटिवली चार्ज होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन एटम एज अ होल इज कंसिडर्ड टू बी एन न्यूट्रल, न्यूट्रल बिकॉज
it contains as many electrons as there are protons. तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इसी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बिल्कुल। सो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज which is called as nucleus and the electrons negative charge revolving around it. But what happens in case of the metals mostly, or good conductors we can say mostly, is that every atom, the last shell of the electrons, the last shell of the atom is containing the one, two, or three, maximum three electrons, and that's why these electrons become free electrons. So ये जो electrons है, they are called as the free electrons, and these electrons are available for conduction whenever the terminals of this material are connected to any battery. तो जैसे हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि these free electrons start moving in against the direction of electric field. जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, जिसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या होता है इंसुलेटर के अंदर या नॉन मेटल्स के अंदर, क्या होता है एग्जैक्टली ये हमको अच्छी तरह समझना है। नॉन मेटल्स जिनको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं, तो बैड कंडक्टर्स के अंदर भी एटम्स होते हैं, उनके भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, लेकिन लास्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स या तो 5, 6 या 7 हुआ करते हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और उसकी वजह से जो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है या सभी जो चार्जेस है वो बंधे हुए हैं। दे आर कॉल्ड बाउंड, दे आर कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड चार्जेस, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। फर्क समझ में आया ठीक से? व्हाट आर द फ्री चार्जेस? फ्री चार्जेस मीन्स द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are present in the metals or conducting atoms only. ठीक है ना, which do not belong to any particular atom, but they belong to the whole crystal, and that's why they are free to move anywhere in the crystal, and that's why they are called as free electrons. Okay, and these free electrons move in the direction against the direction of electric field whenever the potential difference is applied across the two ends of that metal or good conductor. Okay, तो कंडक्टर के बारे में ये सिचुएशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर देखते हो नॉन कंडक्टर्स के बारे में या बैड कंडक्टर्स या नॉन मेटल्स के बारे में अगर देखते हो, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, दे आर बाउंड इन फैक्ट। तो वो बाउंड होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, whenever electric field is produced on the in the whenever the potential difference is applied here at the end points of this bad conductor or insulator, so what happens is an electric field is produced in the interior. तो यहाँ पे इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात नोट करो ठीक से कि कंडक्टर के अंदर में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो देर इज अ मोशन ऑफ ऑल द चार्जेस, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज अ मोशन ऑफ ऑल द चार्जेस। बट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटीरियर ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट द चार्जेस आर डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरह समझने के लिए हमको ये समझना होगा व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स ओनली। इनको हम इंसुलेटर्स ही बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन पोलर इंसुलेटर्स और नॉन पोलर इंसुलेटर्स में क्या फर्क है देखो ठीक से। अब जैसे देखो पोलर के इनके अंदर जो है तुमको पता होगा कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है, तो उसको हम एक पॉइंट पे इक्विवेलेंट बता सकते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तुमने सीखा है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, तो वी कैन जस्ट रिमूव बोथ ऑफ दिस masses एंड कंसिडर अ सिंगल मास whose mass is equal to the sum of these two masses, and whose position is exactly at the center or midpoint of these two. So this is called as the center of mass. In the same way we can talk about center of charge. Remember, center of charge, अगर यहाँ पे दो चार्जेस है, ये सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है +5 इतना चार्ज है कूलम, और दूसरा एक +5 कूलम का एक दूसरा चार्ज है सपोज, ठीक है।
अभी इन दोनों को अगर हम सपोज एक पॉइंट पे अगर रख देंगे तो एक ही चार्ज 10 कूलम का इन दोनों का काम कर सकता है। तो इसलिए ये एक सिंगल जो चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ बोथ ऑफ दिस चार्जेस हियर। तो इस ये हो गया कंसेप्ट सेंटर ऑफ चार्ज का, याद रखो ठीक से। अभी सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ मॉलिक्यूल मे और मे नॉट कोइंसाइड। तो होता क्या है ना कि देखो, जैसे अगर सपोज HCl की बात करते हैं, देखो HCl मॉलिक्यूल, तो HCl मॉलिक्यूल के अंदर तुमको पता है ऑलरेडी कि अगर सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम और ये सपोज क्लोरीन एटम, दोनों जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे सेंटर पे न रह के क्लोरीन के थोड़ा करीब चला जाता है, बिकॉज क्लोरीन हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and because of that high electronegativity the chlorine attracts this shared pair towards itself, and that's why it gains a partial negative charge, and here the hydrogen acquires a partial positive charge. And that's why we can see clearly that whenever the HCl molecule is considered, the hydrogen has a partial positive charge and chlorine has a partial negative charge, and that's why this HCl molecule can be represented by an oval shape with a plus sign at one of the ends and minus sign at the other end, and it is called as a dipole. Remember, dipole. It has a dipole moment also. Some dipole moment is also associated with this dipole. तो HCl के साथ एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड है, और इसीलिए ये हम इसको हम बोलेंगे डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल। इन द सेम वे वी कैन टॉक अबाउट द अनदर एग्जांपल ऑफ H2O। जैसे देखो ऑक्सीजन जो है और दो हाइड्रोजन्स उसके अंदर है, और ये हमको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होने की वजह से, ये दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन के जो दो एटम्स है वो इस तरह से सप्रेस किए जाते हैं इस डायरेक्शन में, और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहता है, ऑलमोस्ट 109 डिग्री का एंगल रहता है, और इसकी वजह से ये जो H2O मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, this hydrogen also acquires a partial positive charge, but this oxygen attracts the shared pair towards itself, and that's why it acquires a partial negative charge, double negative charge. And that's why we can see that if we consider this oxygen and two hydrogens like this, then this situation can be considered to be equivalent to the two dipoles like this. तो यहाँ पे दो dipoles हम draw कर सकते हैं इस तरह से, एक डाइपोल इस तरफ है और एक डाइपोल इस तरफ है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो एक्चुअली पैराग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली हमको इस तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट रहेगा जो कि इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसको ही हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल। रिमेंबर, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल because the center of negative charge and center of positive charge doesn't coincide. We can see clearly the center of negative charge comes at this point here, whereas the center of positive charge is ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो यहाँ पे कुछ किधर तो भी आएगा, तो ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, इसलिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है। बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, नो डाउट। एट द सेम टाइम इवन दूसरा एक एग्जांपल हम देख सकते हैं NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के तीन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसकी वजह से ये तीन हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक तरफ सप्रेस किए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शेप है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो वो ऐसा बन जाता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, एटम रहेगा, और तीन हाइड्रोजन एटम्स जो है वो ऐसे रहेंगे, तीन कॉर्नर्स पे रहेंगे इस तरह से, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे वो तीनों। तो देखो ये ऐसे, अभी अभी ऐसे केस में क्या होता है कि इसकी वजह से ही क्या होता है, देखो कि अभी नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा है, और उसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इन दोनों के बीच में का,
वो नाइट्रोजन अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर एक -3 डेल्टा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर हर एक एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। ये देखो ठीक से, ये प्लस प्लस डेल्टा और यहाँ पे भी प्लस डेल्टा, और हर एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर एक जो ये जो NH बॉन्ड है वो एक तरह से एक डाइपोल ही बन गया। अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन को अगर रखते हैं और ये 3 हाइड्रोजन एटम्स अगर यहाँ पे रखते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो तीनों एक 3 डाइपोल फॉर्म करते हैं। ये देखो, सबसे पहला डाइपोल ये फॉर्म हो गया, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये डाइपोल हो गया, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। और तीसरा डाइपोल ये देखो इस तरह से। तो ये 3 डाइपोल्स का रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ द रिजल्टेंट विल बी अलोंग दिस लाइन ओनली। तो इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट रहेगा जरूर। और ये जो रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट एक्चुअली इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं आराम से कि इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द पोलर मॉलिक्यूल अगेन, because we can see again clearly कि center of negative charge here is going to be somewhere here and the center of positive charges, तो ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो यहाँ पे किधर तो भी रहने वाला है। और इसलिए ये जो पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिस्टेंस है, और इसीलिए इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बनेगा। और इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। सो यू कैन से दैट दिस NH3 मॉलिक्यूल इज अ पोलर वन। ठीक है, रिमेंबर NH3 is polar because of this reason. Okay, but on the other hand there are some molecules which are non-polar. We can see clearly non-polar molecules मतलब क्या, देखो जैसे अगर बात करते हैं Cl2 की, तो देखो ठीक से Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या होगा कि दोनों जो है वो शेड पेयर को, ये जो इलेक्ट्रॉन का शेड पेयर है इसको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। और इक्वली अट्रैक्ट करने की वजह से ये शेड पेयर जो है वो बिल्कुल उनके बीच में मिड पॉइंट पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। और उसकी वजह से अगर ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड अगर हम दिखाएंगे ठीक से, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है तो कोई कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होने होने वाले हैं। और उसकी वजह से इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। रिमेंबर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये देखो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर किधर है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव है, और उसका सेंटर यहाँ पे आएगा किधर तो भी। और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर का जो पोजीशन है, तो वही इलेक्ट्रॉन का इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी है। तो इसलिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज just coincides, and that's why we can say that this type of molecule is non-polar one. तो इवन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये इस तरफ एक ऑक्सीजन और इस तरफ दूसरा ऑक्सीजन, ऐसा शेप है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर भले ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी वजह से क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट द शेड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नो डाउट। But and even this oxygen also will form a partial negative charge, no doubt. But this carbon dioxide or carbon will form a partial positive charge, double magnitude, like this. And here we can see that the center of positive charge is here, and center of negative charge, देखो ठीक से, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर किधर आएगा, फिर से उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ही आएगा फिर से। तो इसलिए ऐसा होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड डायग्रामेटिकली वी कैन सी दैट दिस carbon dioxide molecule is equivalent to the two dipoles. We can see clearly one dipole is directed from left to right, and the other one is directed from right to left, like this. And both of these dipoles are equal in magnitude and opposite in direction, and that's why they will cancel each other. So since they cancel each other, we can say that the effective dipole moment of the whole molecule is going to be zero.
and since the effective dipole moment is zero, the molecule doesn't have any dipole moment, and that's why this type of molecule is called as non-polar, because it doesn't have any dipole moment. That's why it's called as non-polar molecule. Remember, even we can give another example of BF3. ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का तो एग्जांपल हो गया, वो तो हम समझ सकते हैं आराम से. BF3 also is non-polar. See why? BF3, because BF3 contains boron at the center and three fluorine atoms at the three corners of an equilateral triangle like this. तो ये तीन फ्लोरीन एटम्स जो है वो इस तरह से ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे लाई करते हैं. और अभी भले फ्लोरॉन जो है, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी वजह से वो ये शेड पेयर जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर एक वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा. माइनस डेल्टा यहाँ पे आएगा, ये माइनस डेल्टा यहाँ पे आएगा, और ये माइनस डेल्टा चार्ज यहाँ पे भी फॉर्म होगा. हर एक फ्लोरीन के एटम के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज फॉर्म हो रहा है, और बोरॉन के ऊपर प्लस 3 डेल्टा चार्ज फॉर्म होने वाला है. बिल्कुल. लेकिन in spite of that, the whole molecule as a whole is going to be non-polar, because see, the dipole moment of this bond is going to be in this direction here. ये dipole moment जो है वो, अच्छा ये थोड़ा सा हम दूसरे कलर से उसको दिखाएंगे. dipole moment हम ड्रॉ करेंगे रेड कलर से, चलेगा? तो देखो ठीक से, यहाँ पे ये जो dipole moment है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नो डाउट. इवन यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा. देखो ठीक से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके. और इसका जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का, वो इस डायरेक्शन में आएगा. अभी ये तीन वेक्टर्स जो है वो अगर हम सपोज ठीक से अगर ड्रॉ करेंगे एडिशन करने के लिए, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. इसको उठा के अगर हमें यहाँ पे रखा है इस तरह से, ठीक है, इसको अगर उठा के यहाँ पे रखा है इस तरह से, और ये थर्ड वेक्टर जो है ये वाला, तो इसको अगर उठा के यहाँ पे रखा है इस तरह से ऐड करने के लिए, तो ऐड करने के लिए हमको इनको इस तरह से रखना है. और अभी इनको अगर ऐड करते हैं तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब तीन वेक्टर्स 120 120 120 डिग्री पे इंक्लाइंट होते हैं, तो वो तीनों का वेक्टर सम कितना बनता है? 0 बनता है. बिल्कुल. और इवन हम ये प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी दो को अगर ऐड करते हैं, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ वी कैन गेट अ रिजल्टेंट विच इज इन दिस डायरेक्शन, विच विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वन हियर. ये दोनों कैंसिल करेंगे और उसकी वजह से रिजल्टेंट 0 बन जाएगा. बिल्कुल. इवन अगर हम कोई भी दो को ऐड करेंगे, जरूरी नहीं कि इनको इन दोनों को ही ऐड करना है, बट अगर इन दोनों को भी अगर ऐड करते हैं, सपोज ये देखो, ये और ये जो है, इसको अगर हमने ऐड किया अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ, तो ये बनेगा उसका रिजल्टेंट विच इज डायगोनल. तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बीइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर and equal in magnitude, they will just cancel each other, and hence the vector sum of all these three vectors will be 0. And that's why we can say that in spite of every bond has some polar dipole moment, but still the whole molecule as a whole doesn't have any dipole moment, and that's why this type of molecule is again called as non-polar molecule. Even CH4 is another example of the same. CH4 methane molecule is also example of non-polar molecule. We can prove it clearly because CH4 के अंदर क्या होता है, तो सेंटर पे जो है कार्बन एटम, तो और इसके आसपास में जो चार हाइड्रोजन एटम्स है वो इस तरह का डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे. ये सपोज पहला डाइपोल हो गया, एक दूसरा डाइपोल इस तरफ जाने वाला है, ये तीसरा डाइपोल इस तरफ, और चौथा डाइपोल इस तरफ. अभी ये मत समझो कि ये प्लेनर है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर. तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर देखेंगे ठीक से, तो तुमको पता है ऑलरेडी इसका शेप कैसा होता है. CH4 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो एक्चुअली टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रल. तो इस टाइप से. ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रन होने की वजह से उसका जो एक्चुअल अगर देखेंगे ठीक से, तो resultant of all these vectors becomes actually 0, and that's why this CH4 molecule is also called as a non-polar one. Remember, even CCl4 also, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी एक तरह से
नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें भी क्या है ना, कार्बन इज एट द सेंटर एंड द फोर वेक्टर्स यू कैन सी क्लियरली विच आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही समझ लो इसको कि ये चार वेक्टर्स जो है वो ऐसे है, जो हर पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो है इस पूरे मॉलिक्यूल को जो है कोई डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल। और उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ये बात है समझ में ठीक से? पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और उनके एग्जांपल्स क्या है, तो देखो ठीक से, HCl पोलर मॉलिक्यूल का हम कहेंगे पहले। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल्स क्या है? NaCl, हाँ, NaCl भी, HCl, H2O, H2O, NH3, even PCl3, PCl5, all these are the examples of polar molecules. Okay, but non-polar molecules are those in which the center of positive charge and center of negative charge just coincides, and the effective dipole moment of the whole molecule is going to be zero, and that's why that molecule is called as non-polar molecule. So the examples are just like chlorine, hydrogen also, H2, right, and even carbon dioxide, and even BF3, or even CCl4, CH4, all are called as the non-polar molecules, because they have the dipole moment zero. Effective dipole moment is zero. Okay, now we'll see what happens when this type of molecules are kept in a electric field. तो see clearly, हम ये पूरे बोर्ड के दो पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और दूसरी तरफ हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला आगे जो हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स जिस सब्सटेंस के अंदर होते हैं, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, यहाँ पे भी वैसा ही सब्सटेंस हम ड्रॉ करेंगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कि दिस विल बी, पोलर मॉलिक्यूल्स विल बी लाइक दिस, दे विल कंसिस्ट ऑफ डाइपोल्स इनबिल्ट इन देम। अभी पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या समझा ठीक से, जस्ट लाइक HCl और H2O और NH3 एंड सो ऑन लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि एवरी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बाय एन ओवल शेप। देखो ठीक से, जिसमें एक माइनस और एक प्लस ऐसा होगा, क्योंकि डाइपोल ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए हम इसको ओवल शेप से डिनोट करते हैं। देखो ऐसे, तो ये माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस ऐसे। तो ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे इस सब्सटेंस के अंदर रहेंगे, बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन क्या है ना कि नॉर्मली रैंडमनेस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में हुआ करता है। जैसे देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो डाइपोल, इस मॉलिक्यूल को डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन उसका निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर है। चलो ठीक है, उसके नेबरिंग में जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, तो देखो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, जिसमें ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है। अगेन तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव हो, या चलो यहाँ पे नेगेटिव हो और यहाँ पे पॉजिटिव हो। इवन यहाँ चौथा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा हो सकता है, जिसमें सपोज ये पार्ट जो है, ये देखो, ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, नो डाउट।
Again, there will be another molecule like this. Again, there will be another molecule which is like this. तो होता क्या है ना कि ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल तो है, मतलब पोलर तो है, और पोलर होने की वजह से ही यहाँ पे इनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है, देखो। तो ये सपोज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, और उनका जो रैंडमनेस है, तो रैंडमनेस की वजह से क्या होता है कि उनका जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है वो जीरो बन जाता है, देखो ठीक से। तो ये रैंडमनेस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है वो कौन सी भी डायरेक्शन में रहता है, किसी का ऊपर की तरफ, किसी का नीचे की तरफ, किसी का लेफ्ट, किसी का राइट। और उसकी वजह से, रैंडमनेस की वजह से क्या होता है, द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल substance is going to be actually zero, no doubt. So this is the situation of the polar molecule in case when no electric field is applied. Remember, no electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे केस में ये सिचुएशन है। लेकिन अभी अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा। Okay, so this is the situation when the electric field is applied. सपोज अगर हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा। तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन दिस वे। तो ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर अप्लाइड हियर, लाइक दिस। तो ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। सो वेन एवर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड and the substance is kept inside that electric field, what happens is all the dipoles will just turn themselves in the direction of the electric field here. तो ये जो डाइपोल्स है, ये सारे डाइपोल्स यहाँ पे टर्न करेंगे खुद को। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, तो ये जो पूरा डाइपोल है तो वो टर्न होगा इस तरह से, देख सकते हो क्लियरली। सो द डाइपोल विल जस्ट गेट टर्न्ड लाइक दिस। तो ये डाइपोल अगर इस तरह से टर्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आ जाता है ऐसे, ये देखो, ये डाइपोल भी क्या करेगा, बिल्कुल टर्न हो जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में बन जाएगा। ये देखो, ये तीसरा डाइपोल भी बिल्कुल टर्न होगा, और टर्न होने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में बन जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर हर एक डाइपोल अगर टर्न होता जाता है, तो वी कैन फाइंड आफ्टर सम टाइम all the dipoles will have their dipole moments in the same directions like this। तो ये देखो, all these dipole moments will have their negative charges pointing in the same direction, which is opposite to the electric field, and positive charges which are pointing in the same direction, that is towards the electric field. So all the dipoles will just get turned and align themselves in the same direction as that of the electric field like this। तो ये ऐसा होता है, देखो। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को एज ए होल डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। सो वी कैन कॉल दिस होल सब्सटेंस एज अ डाइपोल। तो पूरे सब्सटेंस को हम एक डाइपोल मान सकते हैं, क्योंकि सारे जो डाइपोल मोमेंट्स है उनके अभी डाइपोल मोमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे फिर भी तो चलो देखो कैसा है कि यहाँ पे इस एक का डाइपोल मोमेंट ऐसा, एक का डाइपोल मोमेंट ऐसा, एक का डाइपोल मोमेंट ऐसा, एक का ऐसा। तो सभी का जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण और रैंडमनेस होने के कारण क्या होगा कि इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो सभी मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में होने के कारण ये अभी ऐड ही होने वाला है, देखो। सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, और उसकी वजह से हम ये सारे डाइपोल मोमेंट्स जो है वो ऐड कर पाएंगे। एंड वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स will be the will be called as the dipole moment of this whole substance as a whole। ये पूरे सब्सटेंस का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और उसको वो भी हम निकाल सकेंगे आराम से, ठीक है ना, which is going to be the sum of all dipole moments। So this P is going to be the total dipole moment of the whole substance, which is going to be actually the summation of
which is going to be actually the summation of the dipole moments of all these molecules here. तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on up to Pn और इन्फिनिटी. जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है इन सभी के जो डाइपोल मोमेंट्स है वो हम ऐड कर करके ये पूरे सब्सटेंस का जो डाइपोल मोमेंट है वो निकाल के दिखाएंगे. एंड दिस इज द बेसिकली the effective dipole moment of the whole substance. Okay, and this process in which the substance is getting aligned, the dipole moments in that substance are getting aligned in the direction of the electric field. This process is actually called as polarization. Remember, इसको ही polarization बोलते हैं. याद रखो ठीक से. Polarization माना क्या? The process in which the effective dipole moment is produced in the substance as a whole, that is called as polarization. और और polar molecules का polarization कैसे होता है? All the dipoles just turn themselves and align themselves in the same direction as that of the electric field, applied electric field, and that's why the substance as a whole acquires some dipole moment which is in the same direction as that of the electric field, and that is called as the induced dipole moment. We can say induced dipole moment. ओके, बट अभी यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स है कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन मॉलिक्यूल या जो हमने देखा CH4, CCl4 या BF3, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं, नो डाउट. बट अभी इनके केस में होता क्या है ना कि इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है, कोइंसाइड. और कोइंसाइड होने के कारण उसको हम ऐसा नहीं दिखा सकते, ओवल शेप से नहीं दिखा सकते, तो उसको हमको सर्कुलर शेप से दिखाना पड़ेगा. और सर्कुलर शेप में एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पे हमको दिखाना पड़ेगा. ये देखो, ये उसका सिंबल है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, सो इट इज गोइंग टू बी अ सर्कल. तो ये देखो, ये सर्कल रहने वाला है. सपोज okay, so suppose this is a circle, this is the dipole. ये देखो, ये अलग अलग डाइपोल्स है. Okay, so see, this is a dipole. The molecules of this non-polar substance can be represented like circles, which are having the positive and negative charge inbuilt. तो देखो, ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से. All these are the molecules of the dipole, sorry, non-polar substance actually. ओके, ठीक है, बस हो गई. तो अभी देखो, जस्ट वेट, पूरा डायग्राम हमको वापस ड्रॉ करना पड़ने वाला है. So we'll just make a copy of this first.
ठीक है, this is in the absence of electric field and this is going to be in the presence of electric field. Now see here, what happens is, in the absence of electric field, the dipoles will be just like this, just like circles, like this, जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है, ऐसे देख सकते हो ठीक से. So all these dipoles are going to be, or all these molecules are having no dipole moment at all on their own. ठीक है, और उसकी वजह से ये पूरा सब्सटेंस जो है, इस पूरे सब्सटेंस को भी अपना खुद का कोई ऐसा डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल. लेकिन अभी क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, सपोज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हियर. अभी जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से ये देखो क्या होगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स काम करेगा इन डाइपोल्स के ऊपर या चार्जेस के ऊपर. ये इसके अंदर जो फ्री चार्जेस है, उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, और उस फोर्स के कारण देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस. हियर इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज द डाइपोल्स विल बी क्रिएटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर डाइपोल होते ही नहीं है, बट अभी यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर का जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसिडेंट है यहाँ पे, नो डाउट. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी वो कोइंसिडेंट नहीं रहेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट विल बी क्रिएटेड इन एवरी मॉलिक्यूल इन दिस केस लाइक दिस. तो हर एक मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल बनेगा, जो कि पहले नहीं था. तो अगर हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अगर डाइपोल बन गया, और उसका अगर डाइपोल मोमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में अगर आ गया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, पूरा सब्सटेंस जो है, उस पूरे सब्सटेंस को भी तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बनेगा. ठीक है, जो कि हर एक डाइपोल मोमेंट के सम के बराबर होगा. सभी डाइपोल मोमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट मिलेगा, बिल्कुल. एंड दिस हैपेंस इन दिस केस. समझा इन दोनों में क्या फर्क है, क्या चेंज हो गया. यहाँ पे कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल को. और अगर हर एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे देखो इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, या इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हर एक मॉलिक्यूल का जो डायरेक्ट मोमेंट डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है. तो हर एक को अगर हम ऐड ऐड करते चले जाएंगे, तो पूरा जो वेक्टर सम है इन सभी डाइपोल मोमेंट्स का, तो वो हमको मिलेगा. एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, which will be actually once again the summation of all PIs in this case. तो ये सारे डाइपोल मोमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट मिलेगा. एंड इन दिस वे द नॉन पोलर सब्सटेंस इज polarized. And the process here, what is polarization here? The process in which the dipole moments are produced whenever the substance is kept in a strong electric field is called as polarization. And that is, it is observed here that the polarization. अब ये देखो, पोलराइजेशन हम मेजर कैसे करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल, मतलब कौन सा सब्सटेंस ज्यादा पोलराइज हुआ है या कौन सा सब्सटेंस कम पोलराइज हुआ है, हाउ विल यू मेजर. तो वो मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो डाइपोल मोमेंट्स है, ये डाइपोल मोमेंट्स गिने जाते हैं, मेजर किए जाते हैं. हाउ मेनी डाइपोल मोमेंट्स आर देयर, वी कैन फाइंड इट आउट. बट डाइपोल मोमेंट, सिर्फ डाइपोल मोमेंट्स गिनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको वॉल्यूम भी मेजर करना पड़ेगा, वॉल्यूम. क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम दो सैंपल कंसिडर करते हैं, सपोज ये पहला सैंपल है हमारे पास, नो डाउट. अभी यहाँ पे ये एक सैंपल है और ये भी एक सैंपल है. सपोज इसका, इन दोनों का अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए, तो इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है. और इसमें अगर देखेंगे तो डाइपोल्स जो है वो इस तरह से है, ठीक है. और इसके अंदर अगर देखते हो तो सपोज कि
देखो ठीक से, अभी इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, पहले वाले का वॉल्यूम ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम जो है वो कम है, लेकिन दोनों के अंदर सेम डाइपोल्स है, दिख रहा है ठीक से। इसके अंदर सपोज 400 डाइपोल्स है, और इसके अंदर भी 400 डाइपोल्स है, लेकिन ये जो 400 डाइपोल्स है, ये बड़े वॉल्यूम के अंदर है। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल्स है वो रेयरली स्पेसिफाइड है, रेयर वाइडली सेपरेटेड है, जबकि यहाँ पे वही 400 डाइपोल्स कम से कम वॉल्यूम के अंदर कंजेस्टेड है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि द डाइपोल्स आर मोर क्राउडेड हियर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट द पोलराइजेशन is going to be greater in this case than in this case. Why? Because the volume here is going to be less than this point here. तो पोलराइजेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेट डाइपोल मोमेंट, नो डाउट। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा ही, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम द पोलराइजेशन डिपेंड्स इनवर्सली ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन, विच यू कैन डिनोट इट बाय P हियर। तो यहाँ पे P का मतलब समझा क्या हुआ? P का मतलब होता है पोलराइजेशन। रिमेंबर, वी कैन राइट इट इन द फुल वर्ड्स, पोलराइजेशन। ओके, so polarization is defined as the net dipole moment per unit volume. This is basically the definition of polarization, and this polarization is actually denoted by P. Remember, अभी ये कोइंसिडेंस है कि डाइपोल मोमेंट को भी हम P से ही डिनोट करते हैं और पोलराइजेशन को भी P से ही डिनोट करते हैं। लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप तो है ना ऑलरेडी, कि नेट डाइपोल मोमेंट per unit volume is called as polarization. So P can be defined as the summation of Pi's, and that is to be divided by volume V. This is going to be the formula for dipole moment, remember. And dipole moment का यूनिट क्या होगा, समझ सकते हो आराम से। डाइपोल मोमेंट का सॉरी पोलराइजेशन का यूनिट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, करेक्ट है। तो चार्ज का यूनिट होता है कुलम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसलिए कुलम मीटर ये बनता है डाइपोल मोमेंट का यूनिट। और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसलिए ये मीटर क्यूब अगर डिवाइड करेंगे तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा सिंपली कुलम पर मीटर स्क्वायर। सो रिमेंबर, द पोलराइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कुलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और उसका फिर डायमेंशन भी तुम निकाल सकते हो आराम से, नो डाउट, बिकॉज कुलम मतलब चार्ज का यूनिट, तो इट विल बी I1T1, करेक्ट है। और जो लेंथ है, तो लेंथ का -2 डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। सो यू कैन फाइंड इट आउट टू बी L-2 I1T1, that is the dimensions of polarization, remember. Now we can see this polarization depends on what? एक्चुअली पोलराइजेशन क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द extent of polarization, or we can say that the number of dipole moments, net dipole moments crowded per unit volume. The crowd of dipole moments will be represented by this polarization, but this polarization actually depends on the electric intensity. Obviously, सीधी बात है, देखो यहाँ पे हम अगर सपोज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन भी तो ज्यादा होगा। ये देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम थोड़ा सा और स्ट्रांग करेंगे, तो ये जो डाइपोल्स है, ये डाइपोल्स भी तो और स्ट्रांग बनेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग बनता है, तो उतना उतना पोलराइजेशन भी स्ट्रांग बनता है, पोलराइजेशन भी बढ़ता जाता है। इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर हम इफ वी मेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड more and more strong, then we can find that the polarization is also going to get increased like this. So polarization of a substance is always directly proportional to the electric intensity of applied field. So we can say that the polarization, मतलब ये P जो है वो P actually directly proportional to E होता है, ये बात। और इसका जो constant of proportionality है, that will be actually the susceptibility of that material, which is denoted by chi. Remember, this is chi, or it is also denoted by chi E sometimes, because it is called as electric susceptibility. What is this chi is called? Electric susceptibility.
Remember. Okay, what is it measures? What is it represents? Electric susceptibility is the ability of that substance to get polarized easily. क्योंकि देखो जो है अभी सपोज एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर सपोज हम अगर अलग अलग सब्सटेंसेस अगर रखेंगे, देखो ठीक से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मान लो हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस अगर रख दिए, जैसा कि वुड भी रख दिया, ग्लास भी रखा, पेपर भी रखा, या माइका भी रखा, तो बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है वो अगर हमने सपोज रख दिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ओके, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो है अलग अलग सब्सटेंसेस रख दिए, ठीक है. एक हमने ग्लास रखा, सपोज ये ग्लास है, ठीक है. ये दूसरा यहाँ पे पेपर है, ठीक है, दिस इज अ पेपर. एंड सपोज दिस इज माइका, ठीक है. तो all of these substances are actually the dielectrics, or we can say insulators, right? इंसुलेटर्स है सभी, लेकिन सारे जो इंसुलेटर्स है, ये सारे इंसुलेटर्स सेम अमाउंट में पोलराइज होंगे क्या? तो इसका जो पोलराइजेशन है वो सपोज P1 है, इसका पोलराइजेशन सपोज P2 है, इसका पोलराइजेशन P3 है. तो सब्सटेंसेस ही अलग अलग है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते भी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बावजूद भी हो सकता है कि पेपर जो है वो ज़्यादा पोलराइज हो जाए, ग्लास जो है वो थोड़ा कम पोलराइज हो जाए, और माइका जो है वो ज़्यादा पोलराइज हो जाए. तो इनके बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है. तो अभी भले P जो है वो E के साथ प्रोपोर्शन में तो है, लेकिन E सेम होते भी हर एक का पोलराइजेशन अलग अलग होता है. उसका रीज़न ये है कि हर एक का ससेप्टिबिलिटी अलग अलग है. तो ससेप्टिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस टू गेट पोलराइज्ड, ठीक है. तो पोलराइज होने का जो एबिलिटी होता है, कितना इजीली वो पोलराइज किया जा सकता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल. तो जिसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसको हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेंगे तो भी वो इजीली पोलराइज हो जाएगा. लेकिन जिसका ससेप्टिबिलिटी कम है, तो उसको कितना भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अभी अगर हम रखेंगे तभी भी वो पोलराइज नहीं होगा. जैसे देखते हो कि वुड जो होता है, वुड का ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है. इवन रबर, रबर इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी. तो इनका जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत कम है, नो डाउट. लेकिन ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होने वाले कौन से सब्सटेंसेस है? जैसे माइका है, या जिनमें से जिनका थोड़ा भी थिन लेयर जो होता है तो वो करंट कंडक्ट कर सकता है. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है तो उनको हम बोल सकते हैं दे आर हैविंग हाई ससेप्टिबिलिटी. एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी क्लियरली दैट ऑयल or water are the substances having very high susceptibility, because they can be polarized very easily, and that's why they are supposed to be having high susceptibility. And here we can see clearly that polarization and susceptibility, they are proportional to each other, and the constant of proportionality between them is called as electric susceptibility. And this electric susceptibility is going to be the ratio of this polarization to electric intensity. Remember, तो ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है, अच्छी तरह से याद रखो इसको. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन. ओके, तो ये सब हमने आज के लेक्चर में किया. सो होप सो आप जो आज का आपको सभी समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट है तो रेज हैंड करो या माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज विल जस्ट एंड द लेक्चर.
यस आदित्य, ठीक है, नो डाउट। चलो ठीक है फिर, लेट अस एंड द लेक्चर। थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. यस यस, बाय बाय।